हेलो बच्चों, आज हम फिर से आ चुके हैं आपके अपने चैनल जीरो टू जीनियस 2 में। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान। अध्याय हमारा 1 है। अध्याय का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये पूरा अध्याय मात्र 10 मिनट में समाप्त कर दिया जाएगा। तो आइए, यहाँ पर आपका एक 10 मिनट सीरीज है, तो हम चलते हैं। पहला क्या दिया है हमारा, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ मिलेगा जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हमारी सतह है, प्रकाश की किरणें आई आपतित किरण और परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट गई। ये हमारा विलंब था, ये आपतन कोण और ये हमारा परावर्तन कोण। तो यही घटना हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन के नियम। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब सभी एक ही तल में होते हैं। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में आपके हैं। नंबर 2 कि आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। आगे आ जाएंगे तो नेक्स्ट हमारा समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, ये आपका समतल दर्पण होता है। नंबर 1, समतल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं सममित अर्थात पार्श्व परिवर्तन करके दिखाई देता है। दर्पण में बनने वाली छवि यानी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर होती है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आपको सीधा मिलेगा और पार्श्व परिवर्तन करके मिलेगा और वस्तु के बराबर होगा। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे परावर्तन के प्रकार। एक नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन कब होगा, जब प्रकाश किसी समतल एवं चिकनी सतह यानी सीधे सतह पर गिरती है, जैसे दर्पण से परावर्तित होता है। तो यहाँ हम देखेंगे आपका ये सीधा दर्पण है। इसमें जो भी प्रकाश की किरण ये आ रही है फिर जा रही है, परावर्तित फिर परावर्तित। तो समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात भी समांतर हो जा रही हैं। इसी को हम कहते हैं नियमित परावर्तन। दूसरा है अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश किसी असमतल माने सीधा तल न हो सतह से परावर्तित होती है, जिससे किरणें बिखर जाती हैं। यहाँ पर हमारा जो दर्पण था वह ऊबड़ खाबड़ था, जिगजैग में था। प्रकाश की किरण आई, गिर करके यहाँ वापस गई, फिर प्रकाश की किरण आई। अब यहाँ हम देखेंगे दोनों किरणें समांतर नहीं हैं, जब तिरछी आगे पीछे से चलें, इसी को हम कहेंगे अनियमित परावर्तन। आगे आएंगे गोलाकार दर्पण यानी गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलाकार दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा अवतल दर्पण होगा, दूसरा उत्तल दर्पण होगा। तो ये हमारा अवतल दर्पण जो होता है वह अंदर की सतह पर परावर्तक होता है, माने ये अंदर वाली सतह यही परावर्तक तल कहलाएगी। और इसमें हमारा जो उत्तल वाला भाग होता है यानी बाहर की सतह, यह परावर्तक तल हो जाती है। इसमें ये एफ बनता है और ये CR2F कहलाता है। इसमें राइट में एफ बनेगा और राइट में ही CR2F कहलाएगा। इसको फोकस बिंदु और इसको हम वक्रता केंद्र या फोकस का डबल दूरी लेकर के ये बनता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है ये हमारी फोकस दूरी होती है। अवतल में ऋणात्मक, ये दाईं तरफ है इसलिए ये धनात्मक होता है। इसकी त्रिज्या जो होगी वह बाईं तरफ है ऋणात्मक और इसकी त्रिज्या दाईं तरफ है इसलिए धनात्मक हो जाएगी। अगला हम देखेंगे गोलाकार दर्पण का सूत्र यानी गोली दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये हमारे गोलीय दर्पण का सूत्र है। अब इसमें ये हमारा फोकस बिंदु से ध्रुव P के बीच की दूरी यानी f जो होती है ये फोकस दूरी है, ये हमारी फोकस दूरी कहलाती है। जो हमारा v होगा वह दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। प्रतिबिंब के बीच की दूरी u जो होता है वह वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी होती है। ये आपकी दूरियां होती हैं। u का मान हमेशा बाईं ओर होता है इसलिए माइनस, और अगर हम f का मान उत्तल ले लेंगे तो आपको प्लस, अवतल में माइनस होगा। आगे आ जाते हैं। ये हमारा लेंस के समान लेकिन परावर्तक पर आधारित है। सूत्र तो लेंस के समान ही होता है लेकिन इसमें परावर्तन होता है। अब इसका जो आवर्धन होता है वह m बराबर h'/h और यही बराबर -v/u होता है। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होता है। हमारा जो h' होगा यह प्रतिबिंब की ऊंचाई और h वस्तु की ऊंचाई, भी दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, u हमारा दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी होती है। सभी चिन्हों को हम चिन्ह के अनुसार लेंगे।
आगे आ जाएंगे तो महत्वपूर्ण शब्दावली क्या है। हमारा ध्रुव, तो ध्रुव किसको कहेंगे, ये दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है इसी को ध्रुव कहा जाता है। दूसरा आ जाएंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष या प्रधान केंद्र कहते हैं। अगला है हमारा केंद्र, तो ये दर्पण किसी गोले का एक छोटा सा भाग होता है, उस गोले के केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र या केंद्र कहते हैं। अगला है हमारा फोकस लेंथ यानी फोकस दूरी, तो अगर हम बात करें फोकस दूरी की तो यहाँ पर दर्पण के ध्रुवीय और वक्रता केंद्र सी की आधी दूरी को, पूरी दूरी r होती है, आधी दूरी को आप फोकस दूरी कहते हैं। ये हमारा फोकस दूरी कहलाएगा या कह सकते हैं। नेक्स्ट अगला आगे क्या दिया है, प्रतिबिंब निर्माण के नियम, यानी क्या दिया है नंबर 1 कि अवतल दर्पण में वास्तविक, उल्टा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा भी बनेगा। दोनों प्रकार के प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनते हैं, उल्टा भी बनेगा, सीधा भी बनेगा। उल्टा जो होगा वास्तविक होगा, सीधा जो होगा वह आभासी होगा। नंबर 2, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। यानी उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा। सीधा है इसलिए आभासी है। नेक्स्ट अगला हम ले लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। ये प्रकाश आई और टकराने के बाद इसको सीधे जाना चाहिए था, थोड़ा सा मुड़ गई, तो इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये ऊपर का माध्यम विरल, नीचे का सघन है, तो ये आएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, इसको हम आपतित किरण, और ये तल के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब, और ये हमारी अपवर्तित किरण। यहाँ पर जो कोण बनेगा आई उसे हम आपतन कोण, नीचे जो कोण बनेगा आर उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। अगला है नेक्स्ट अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये आपका अभिलंब हो गया और तीनों इसी तल में हैं, तो ये हमारा प्रथम नियम बन जाता है। दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, जिसमें आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का मतलब साइन का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है और यह पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर यन होता है, और यन को हम पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं। आई हमारा आपतन कोण होगा, आर हमारा अपवर्तन कोण होगा। नेक्स्ट अगला हम आ जाएंगे लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस, ये बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा किनारों पर पतला, तो ये कहलाएगा हमारा उत्तल लेंस। दूसरा है अवतल लेंस, यह बीच में पतला होगा, किनारे मोटा होता है। ये प्रकाश किरणों को मोड़ता है और ये प्रकाश किरणों को फैलाता है। नेक्स्ट अगला हमारा प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस में वास्तविक, उल्टा या आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों वास्तविक, आभासी, उल्टा, सीधा दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं। जो अवतल लेंस होगा वह उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा, इसमें प्रतिबिंब हमेशा छोटा, सीधा, आभासी बनता है। नेक्स्ट अगला है हमारा लेंस के लिए हमारा सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, जहां हमारा f लेंस की फोकस दूरी, u हमारा वस्तु की दूरी और v हमारा छवि या प्रतिबिंब और लेंस के बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट अगला आ जाएंगे, इसमें जो हमारा आवर्धन होता है m बराबर h' बराबर v/u होता है। सूत्र में माइनस, लेंस के सूत्र में यहाँ माइनस होगा और आवर्धन क्षमता में प्लस होगा और दर्पण में इसका उल्टा होता है। नेक्स्ट अगला हम ले लेते हैं परावर्तन एवं अपवर्तन का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो यानी हमारे दैनिक जीवन में हम मिरर का उपयोग करके सेविंग मिरर, अपनी दाढ़ी को बनाते हैं। दूसरा है हमारा वाहन के रियर व्यू मिरर, यानी वाहन में बगल में दर्पण जो लगा होता है पीछे का प्रतिबिंब देखने के लिए। और कहाँ लेंस का उपयोग हम कहाँ करेंगे, यानी अपवर्तन की क्रिया कहाँ होगी, हमारे चश्मे में होगी, प्रिज्म में होगा जिसमें सातों रंग दिखाई देते हैं। पानी में अगर किसी सिक्के को डालते हैं थोड़ा सा ऊपर जो दिखता है तो ये अपवर्तन की घटना होती है।
अब हमारा उत्तल दर्पण कहाँ लगेगा? सड़क के मोड़ पर सुरक्षा के लिए। और उत्तल दर्पण हमारा साइड मिरर जो होता है ये भी आपका उत्तल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे? टार्च में, सोलर कुकर में, सिर की जांच के लिए जो डॉक्टर होते हैं ये सब भी हमारा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। लेंस का उपयोग हमारा कहाँ होगा? माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, कैमरा में आदि स्थानों पर हमारा लेंस का उपयोग किया जाता है। यदि आपको इसका फुल वीडियो देखना है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, पूरा विस्तार से सभी को समझाया गया है। उसके बाद प्रश्नों को भी हल कराया गया है, परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।